तो नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क। टॉर्क को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। कहता है कि कोई भी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट करता है उसमें एक टेंडेंसी होती है रोटेट करने की किसी पर्टिकुलर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझो, जो कॉमन एग्जांपल है। जैसे मान लो एक डोर है और ये जो सपोर्ट है इसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में हिंग्स कहते हैं, और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में कुंडा कहते हैं। यहां लगा रहा है हैंडल। अब ये डोर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही कुंडा को हम ऐसे पकड़ते हैं, डोर को ऐसे पकड़ा तो डोर मूव कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इस बॉडी में टेंडेंसी है रोटेट करने का इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और यहां से जो डिस्टेंस ले रहे हैं इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इट इज सेड टू एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन द डोर। जब फोर्स अप्लाई हुआ और इसमें एक रोटेशनल इफेक्ट आया तो हमने कहा कि टॉर्क इस पर एक्सर्ट हुआ। अब टॉर्क को मेजर कैसे करते हैं? तो कहता है कि इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के प्रोडक्ट को टॉर्क कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो एक साइकिल का व्हील है। हम लोग को बच्चे में कोई खिलौना नहीं मिलता था तो हम लोग एक टायर लेते थे, टायर पे डंडे से मारते थे। नहीं, सब लोग किया ऐसा। अब यहां पर जैसे मान लो कि इसका ये सेंटर है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक। अब फोर्स यहां पर अप्लाई किया, आपने डंडे से मारा, एक्सिस यही है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहां से लाइन खींच दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स पर क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का मेजरमेंट क्या हुआ? R इंटू एफ। समझ में आ गया? इसका मतलब फोर्स को हम लोग सिंपली कहते हैं मोमेंट, टॉर्क को सॉरी, मोमेंट ऑफ ए फोर्स which gives a turning effect about a fixed point and measured as the product of force and perpendicular distance from the axis of rotation. Simple language में it gives turning effect। और टॉर्क को सिंपली हम एक वर्ड में बोले तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स। फोर्स अप्लाई होने से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोमेंट ऑफ ए फोर्स। समझ में आ गया? क्लियर? 100%। पीडीएफ मिला हुआ है, यही डेफिनेशन लिखना है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सिंपली एक नट है। अब मेजर कैसे करते हैं जब टिपिकल प्रॉब्लम आएगा? अभी आप कह सकते हो कि सर ये तो फोर्स और आर परपेंडिकुलर है, इजिली मेजर कर लेंगे। और मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, तब कैसे मेजरमेंट होगा? तो ये जैसे नट को हम खोलते हैं तो एक रिंच लगा रखा, देखो कितना बढ़िया डायग्राम से बनाया है। अब ये रिंच है, रिंच से फोर्स लगा रहे हैं, तो रिंच का मूवमेंट ऐसे, तो देखो फोर्स ऐसे ही लगेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स ऐसे लगा। नॉट परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये। अब क्या करेंगे? रिंच से मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आर है, तो फोर्स का कंपोनेंट बना लेंगे। तो फोर्स ऐसे लग रहा है, रिंच ऐसे है, ऐसे है, तो ये थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट बन गया एफ कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या बन गया? एफ साइन थीटा, जो इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो
यहां पर टॉर्क क्या हो गया मेजरमेंट, आर इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा। और इसको साइन जब भी रहता तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। और टॉर्क विल बी मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिगर ड्रॉ करके ये लिख लो, ऐसे ये सब लिखा हुआ फिर भी। हो गया। चलो अब दूसरा कंडीशन, ये तो हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया। अब ऐसा कंडीशन आ जाए, देखो यहां पर भी लिख दिया आर इंटू एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ। अब सेकेंड कंडीशन बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है। अब हम लोग कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक, हम चाह रहे हैं कि फोर्स के कंपोनेंट को परपेंडिकुलर ना करें, तो फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है। तो हम आर जो है वो कंपोनेंट ले लें, आर का कंपोनेंट ले लें। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इसको एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर देंगे। अब फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे आर साइन थीटा। कैसे, ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा बनेगा। हमने क्या कहा, यहां पर क्या किया, फिर से देखो ध्यान से, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, सॉरी फिर से चेक करते हैं, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। अब हमको आर का वैल्यू लेना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस आर है। तो या तो एफ आर पे परपेंडिकुलर हो या आर एफ पर परपेंडिकुलर, तो एफ पर आर को परपेंडिकुलर लेना होगा, तो यही लाइन में परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू क्या बन गया, आर साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बन गया, एफ इंटू आर साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा। यहां भी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बन जाएगा। आया समझ में, चलिए इसको भी नोट कर लें। हो गया।
तो यहां भी देख लो, यही है सेम कंडीशन जो हमने ड्रॉ किया वही है। अब आ जाए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या पॉइंट को कंसिडर करते। कहता है कि जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो किसी भी बॉडी पर, सिस्टम पे, रिजिड बॉडी पर जो टॉर्क एग्जर्ट होगा उसका सम 0 होगा। जैसे ये एग्जांपल है चिल्ड्रंस पार्क में, देखो सीसॉ, एक तरफ एक मान लो कि जिसका पर्सन का वेट ज्यादा, एक लाइटर वेट, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तभी होगा ना जब ये जितना लिफ्ट करेगा ये डाउन होगा, फिर ये, तो दोनों पर जो टॉर्क लगेगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क कहता है 0 होगा, सम। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव लेते हैं। तो टॉर्क का मेजरमेंट तो सीख रखा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको फिक्स पॉइंट मान ले। अब गौर से देखना, एक साइन कन्वेंशन याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क पॉजिटिव, और सॉरी ये उल्टा लिखा गया, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ठीक, अब ये देखो F2 का लाइन ऑफ एक्शन, F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। इसके मतलब इसके लिए F2 के लिए टॉर्क नेगेटिव, F1 का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब टॉर्क लिख रहे हैं, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1, पॉजिटिव साइन। दूसरा क्या कहता है, F2 R2 नेगेटिव साइन। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क विल बी 0, मींस F1 R1 कितने के बराबर होना चाहिए, F2 R2। तो कहता जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क 0, दैट इज F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। हो गया। अब यहां पर ये लिखा है F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। अब साइन कन्वेंशन अभी बताया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव ले लेंगे और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट यदि हम टॉर्क निकाल रहे हैं, जैसे मान लो एक लैडर है, ये लैडर फिक्स है वॉल के अगेंस्ट, कैसे कैसे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान दोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कहोगे कि सर लैडर का टर्निंग इफेक्ट होता है क्या, हम टॉर्क क्यों निकाल रहे हैं, बिल्कुल होता है। याद करो अभी जस्ट दिवाली खत्म हुई, सबके यहां व्हाइट वॉश हुआ होगा, लैडर ऐसे लगा हुआ है, पैर से टिकाता है, जो भी हमारे यहां सफाई करने वाला आता है, अब उसको क्या करता है, पैर ऐसे टिकाता है और इसको घुमा देता है, टर्निंग इफेक्ट हो गया। ठीक, मान लो कि ऐसे है और किसी बच्चा ने उसको खींच दिया, गिर गया, फॉल कर गया, टर्निंग इफेक्ट है। इसका मतलब दो सपोर्टिंग एंड होता है उसका, एक यहां
और एक यहां। जहां जहां सपोर्टिंग एंड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल लगेगा वॉल के द्वारा, और ग्राउंड फ्लोर के द्वारा नॉर्मल N1। अब यहां पर पैर टिका के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या करता है, कुछ न कुछ सपोर्ट ले लेता है। इसका मतलब इसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नहीं तो क्या होगा, स्कीड कर देगा, गिर जाएगा। अब वॉल भी स्मूथ नहीं होना चाहिए, वॉल भी रफ होना चाहिए, तो वॉल भी फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। हम वॉल के फ्रिक्शन फोर्स को यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन नहीं, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं। अब यहां पर व्हाइट वॉश करने वाला जो भी आपके पास मिस्त्री है वो यही है, मैकेनिक, उसका वेट mg, या सिंपली मान लो कि लैडर का वेट mg, तो उसकी बात हटा दो। लैडर का टोटल मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है, और वहां से टोटल वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। एंगल थीटा मान लिया हॉरिजॉन्टल के साथ। कौन कौन सा फोर्स काम करेगा और टॉर्क कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिगर में देखो। लेफ्ट साइड लगने वाला फोर्स कौन, N2, और राइट साइड में लगने वाला N1। तो N2 को N1 बैलेंस करेगा। क्यों, हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल फोर्स एक्सर्टेड अलोंग x डायरेक्शन 0, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। चलो वर्टिकली अप वाला, वर्टिकली अप वन कौन है, N1, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो N1 को बैलेंस कौन किया, mg किया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं समेशन Fy इज इक्वल टू 0। चलो क्लियर यहां तक 100%। अब फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, तो F इज इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल कौन सा है, N1। तीन इक्वेशन आ गया, क्लियर है 100%। अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे, तो जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां जहां रोटेशनल इफेक्ट हो सकता है, जहां जहां रोटेशनल इफेक्ट हो सकता है, उसके अबाउट टॉर्क निकलेगा। तो जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां जहां फोर्स, बी पर भी लग सकता है टॉर्क, जी पर भी लग सकता है टॉर्क, और ए पर भी लग सकता है टॉर्क। तीनों पॉइंट पर हमारे लिए इजी वो पॉइंट होगा जहां से फोर्स पास कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस। किस पॉइंट से फोर्सेस ज्यादा पास कर रहे हैं, ए से, इसलिए वो पॉइंट हमारे लिए इजी होगा। तो टॉर्क अबाउट ए, ए के अबाउट हमारे लिए सबसे इजी। क्यों, जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा तो उस फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो डिस्टेंस, टॉर्क 0। ए से पास करने वाला फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल भी, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो हमारे लिए दो कंपोनेंट रिमूव हो गया, इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो N1 भी उसके पॉइंट से पास कर रहा है, F भी पास कर रहा है, इसलिए टॉर्क ड्यू टू N1 एंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0। अब कौन सा फोर्स बच गया, नहीं फ्रिक्शनल तो 0 हो गया, टॉर्क, फोर्स बच गया अब कौन सा, N2 और mg, आसान हो गया। आज यदि मान लो हम लोग यहां आते तो सिर्फ N2 कैंसिल होता, तब 3 फोर्स रह जाते, दिक्कत होती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि G लेते तो सिर्फ G वाला 0 होता, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो N2 एक्ट करता, F एक्ट करता, N1 एक्ट करता, परेशानी बढ़ जाती। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जहां से नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास कर जाए उसी के अबाउट टॉर्क लेना। अब टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो अब देखो ध्यान से, N1 और F का कंट्रीब्यूशन खत्म,
अब किसका कंट्रीब्यूशन बच रहा है? जी का और N2 का। तो जी को अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कौन हो गया? ये हो गया। अब इसको हम डॉटेड लाइन से बना के एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां फिक्स कर दें। अब देखो, गौर से देखना कौन कौन सा फोर्स लग रहा। पहले हम N2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब N2 यहां से ऐसे एक्ट कर रहा है, यहां तक जा सकता है। इसका लाइन ऑफ एक्शन जहां तक ले जाओ। इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया? बोलो, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? यदि लैडर का लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? L साइन थीटा। इसलिए ये क्या बन गया? L साइन थीटा। तो N2 पर परपेंडिकुलर कौन हो गया? L साइन थीटा। ठीक। अब N2 का लाइन ऑफ एक्शन बताओ। N2 ऐसे लग रहा है, क्या हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा A है ना, तो A के अबाउट लेके जाओ। एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव साइन, तो N2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कितना आया वैल्यू? L साइन थीटा। ठीक। और क्या कहा है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो टोटल टॉर्क विल बी 0। चलो दूसरा फोर्स, दूसरा कौन सा फोर्स रह गया? mg। mg रह गया। mg का लाइन ऑफ एक्शन, ए के अबाउट ले जाओ mg को, ए को ले जाओ mg, ए के अबाउट mg को। क्या डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, माइनस साइन इनटू। अब mg से यहां तक का डिस्टेंस, ए से, इस नाम दे दो इसको P, A से P तक, A से P तक। बोलो कितना डिस्टेंस आ जाएगा? L/2। L/2 का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। इसलिए क्या बन जाएगा? L/2 कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि टोटल टॉर्क 0 होगा। आ गया समझ में? चलो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हो गया? यहां तक आ गया समझ में? अब चेक करते हैं हम लोग जो रिजल्ट लिखे हैं, क्या हमारे पीडीएफ में वही है? नोट कर लिया? देख लो एक एक पॉइंट को। देखो F इजिकल टू N2 है, N1 mg के इक्वल, F इजिकल टू म्यू N1। ठीक। टॉर्क ड्यू टू F 0, टॉर्क ड्यू टू N1 0। क्लियर? टॉर्क अबाउट A क्या है? N2 L साइन थीटा इज इक्वल टू mg इंटू L/2 कॉस थीटा। आ गया समझ में? ठीक। अब आ जाए टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारे पास यदि टेक्निक हो तो हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी है,
इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, और टॉर्क हमको निकालना है इसके सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, और सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। F1 का लाइन ऑफ एक्शन किधर? क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन। F2 का लाइन ऑफ एक्शन नेगेटिव साइन। F3 का लाइन ऑफ एक्शन नेगेटिव साइन। F4 का एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो आ गया रिजल्ट। R1 F1 नेगेटिव, R2 F2 नेगेटिव, R3 F3 नेगेटिव, और R4 F4 पॉजिटिव। आगे समझ में? 100%। अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग आज एक दो क्वेश्चन करेंगे कल के क्लास पे। ये थोड़ा सा आगे वाला पार्ट है, इसको हम लोग कल इसको डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो स्लाइड को आगे मूव करा दे। अब कहता है यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है जिसका मास 200 ग्राम है, और ये कहता है सेलिंग से सस्पेंडेड है और दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स है। कहते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम। यही देखो, ये मीटर स्टिक जो ग्रीन कलर का है, ये वर्टिकली कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वहां से दो स्ट्रिंग T1 T2, और कहता है कि इसका मास 200 ग्राम। ये बिल्कुल बीच में है जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है जो यहां एक्ट कर रहा है, और कहता है मीटर स्टिक से 70 सेंटीमीटर पर। ये एक्चुअली यहां पर फिगर में ये होना चाहिए, फिगर में यहां से यहां तक 70 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। लेकिन हम लोग चूंकि T1 और T2 यहां एक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां से 70 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। ठीक, तो कहता भी है देखो, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक एट ए डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब जहां टेंशन लग रहा है वहां से ले रहे हैं। अब ये डिस्टेंस कितना है 200 ग्राम के लिए? 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये 20 सेंटीमीटर। सारे डिस्टेंस ले लो। ये यहां से कितना बचा? 30 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? टेंशन T1 T2। ठीक, रौनक जी, टेंशन T1 T2 जो हम आपको देते रहते हैं। नहीं समझे? अच्छा, अब देखो टोटल ऊपर फोर्स जो लग रहा है वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। ठीक, तो T1 और T2 ऊपर एक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू टोटल वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो टोटल वेट 220 ग्राम, तो 220 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे, इनटू जी से मल्टीप्लाई, mg हो गया। क्लियर? एक पहला इक्वेशन आ गया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर। दूसरा इक्वेशन, इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो इजी पड़ेगा। कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, पॉइंट सी ही ले लो। चलो, टॉर्क अबाउट सी, सी के अबाउट टॉर्क लेते हैं। जो जो फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स को ले रहे हैं। इसका मतलब सी से पास करने वाला 20 ग्राम है,
तो 20 ग्राम का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। टॉर्क ड्यू टू 20 ग्राम इज इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फोर्स बच गए अब? T1, T2 और 200 ग्राम, इतना ही बच गया। अब हम लोगों को T1 के लिए डिस्टेंस क्या चाहिए? यहां से यहां तक का। T1 का लाइन ऑफ एक्शन बताओ क्या है? C के अबाउट लेके चलना होगा। T1 का लाइन ऑफ एक्शन C के अबाउट, क्लॉकवाइज, माइनस साइन, तो माइनस T1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। तो 70 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दी। चलो दूसरा आ जाओ, T2। T2 को C के अबाउट, इसका लाइन ऑफ एक्शन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइन, तो प्लस T2। डिस्टेंस कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो इंटू 30 और 10 टू द पावर -2। बोलो क्लियर? 100%। नेक्स्ट अब क्या रह गया? 200 ग्राम। 200 ग्राम को लेकर के चलो C के अबाउट, क्या डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम, 10 पावर -3। ठीक, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना ये सिर्फ m है, नॉट g। g मल्टीप्लाई, फिर 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहां से कितना? 200 ग्राम से C तक ये डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 पावर -2 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करो, सेकेंड इक्वेशन आएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन T1 प्लस T2 है, दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और T1 T2 का वैल्यू निकालेंगे। चलो जल्दी करो। T1 प्लस T2 क्या दे रहा है? सॉल्व करो। 220, तो ये 20 कैंसिल हो गया 10 पावर -2 से, तो 10 पावर -1 बचा। कितने आ गए? बोलो। इसको लिख सकते हो ना 2200 10 टू द पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं ना? सिंपल एकदम, घबराना नहीं है। 10 टू द पावर 3, 20 कैंसिल, क्या बचा? 2.2। इक्वेशन 1 क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करो। ये क्या आ गया? -T1 इनटू क्या बनेगा? ये 0.7 बनेगा। T2 ये क्या बनेगा? 0.3। ये क्या बन जाएगा? प्लस, देख लो यहां से, ये 0 इससे कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2 4, 40 इंटू 10 पावर -2, एक 0 कैंसिल, 0.4 बचा। 0.4 कंफर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गया? ये T2 इंटू 0.3 -T1 इंटू 0.7 इज इक्वल टू -0.4। तो T1 ये बन जाएगा 7T1 माइनस 3T2 इज इक्वल टू 4। यस नो? डेसिमल कैंसिल कर दिया। 3/10 हो गया, 4/10 हो गया, 7/10 हो गया, 10 कैंसिल हो गए। अब माइनस साइन को यहां ले लिया, तो T1 पॉजिटिव, T2 नेगेटिव। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करो, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को,
कैंसिल करो T2 और T1 का वैल्यू देखो निकाल के कितना आ रहा है। क्या है सॉल्व करके? अरे सिंपल, ये 3T1 आ गया प्लस 3T2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 6.6 हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो 10T1 इज इक्वल टू 10.6, T1 इज इक्वल टू 10.6 बाई 10 हो गया, तो 1.06 आ रहा है, 1.06। दोनों को ऐड किया तो 10T1 हो गया, ये 4 प्लस 6.6 10.6 हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.06। अब आंसर हम लोग देख ले, टॉर्क अबाउट सी बिल्कुल वही रिलेशन है, चेक करो, 9.8 यूज किया है, सॉल्व करके 1.06, यदि हम लोग एग्जैक्ट 9.8 रखते तो ये वैल्यू आता, हमने 10 पे सॉल्व किया। आ गया समझ में? क्लियर हो गया 100%? ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन रह गया तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और लैडर वाला क्वेश्चन भी, और बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन है और भी, तो कल अंशु जी आ जाए तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करके, ये भी क्वेश्चन है लैडर वाला और ये भी टॉर्क निकालने का है, तो कल के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।